सवाल यह है कि आखिर प्रशासन को क्या डर है, क्या छिपाना चाहता है जो मीडिया से बात ना करने की धमकी दी जा रही है। तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं। पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं। ये सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है। तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। तुम पे कौन भरोसा? पापा को बुलवा रहे बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी? हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। इधर डीएम ने धमकी दी तो दूसरी तरफ पुलिस गांव की हर गली, हर खेत में तैनात थी। किसी भी बाहर के शख्स को परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा था। एसआईटी टीम काम कर रही है तो उनको थोड़ा अलग से काम करने की स्वतंत्रता दी जाए। और दूसरा कि चूंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों का आवागमन ऑलरेडी हो चुका है गांव में, बहुत दूर दूर से लोग भी आ चुके हैं, तो कोरोना के भी जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 3 पुलिसकर्मी उनमें कोरोना के प्राइमरी लक्षण पाए गए थे। उनको भी आइसोलेट किया गया है। जिनको कि कोरोना की टेस्ट हम लोग शाम को कराएंगे वो भी आइसोलेशन में चले गए हैं। कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी शिकायत कर रही हैं तबीयत खराब होने की। तो सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट भी की गई है कि एक बार ज़रा यहाँ पे जो चेकअप करवा लें, देख लें। तो इन सब को देखते हुए मीडिया को रोका गया। मीडिया ही नहीं, जो बाहर से आने वाले अन्य जो लोग हैं उनको अभी रोका जा रहा है। ये वही पुलिस है जो वारदात के वक्त गायब थी, लेकिन अब पूरे गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात है। इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू बाजरे के उस खेत में पहुंचे जहां निर्भया से बेरहमी की गई थी। ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश की कि आखिर 14 सितंबर के दिन हुआ क्या था। इस वक्त इंडिया टीवी उस जगह पहुंचा है, हाथरस में, उन खेतों में मौजूद है जहां पर पीड़िता के साथ जो उसके आरोपी हैं उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पीड़िता की जो माँ थी वो घास काट रही थी। आप ये देखें कि इधर की तरफ सारी ये घासें कटी हुई हैं पगडंडी के पास, और जो पीड़िता थी वो आगे की तरफ थी। बाजरे का खेत है और आप ये देखें कि जहां पर घटना को अंजाम दिया गया हम वहां पर पहुंचे हैं। और यहां पर आप देखें कि ये बाजरे के जो ये बाजरा है ये सब गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, और यहाँ पर पीड़िता के साथ आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पीड़िता की मौत हो चुकी है। हाथरस की निर्भया ने 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ा था। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे ने वहां पहुंचकर निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की और इससे जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसने यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमने बहुत बारीकी से यह रिपोर्ट पढ़ी है। आप इसकी डिटेल देखेंगे तो पता चलेगा कि निर्भया से कैसी हैवानियत की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निर्भया के साथ हुई एक एक बर्बरता का जिक्र है। गर्दन पर सामने से लिगेचर, गला दबाने के निशान है। जबड़े पर बाईं तरफ से 15 सेंटीमीटर का लिगेचर मार्क है। ठोड्डी के 8 सेंटीमीटर नीचे 7 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क है। गर्दन की बाईं तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क है। गर्दन की दाहिनी तरफ 6 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क है। गर्दन के पीछे गला दबाने का निशान नहीं, यानी हैवानों ने सामने से गर्दन दबाई थी। यानी यह क्लियर है कि दरिंदों ने दिन दहाड़े बहुत बर्बरता की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आगे लिखा है, खून के बहाव के साथ गर्दन और रीढ़ को जोड़ने वाली हड्डी में फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर। निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह भी साफ साफ लिखी है। हमले की वजह से सर्वाइकल स्पाइन में चोट, लगातार गला घोंटने की वजह से गर्दन पर जख्म के निशान। 29 सितंबर सुबह 6:55 पर हाथरस की निर्भया ने अपनी जान गंवा दी। उसकी टूटी हुई हड्डियां नहीं जुड़ सकी, उसकी कटी हुई जीभ नहीं जुड़ सकी। उसके साथ हुई बेरहमी को हर किसी ने देखा, हर किसी ने समझा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर लगी एक एक चोट का जिक्र है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ने हाथरस की निर्भया की मेडिकल रिपोर्ट में जो डेथ समरी बताई है उसके मुताबिक डॉक्टर्स ने गला दबाने के बाद
रीढ़ की हड्डी में जख्म, सेप्सिस और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का इलाज किया। रिपोर्ट में वारदात के तौर पर हाथरस जिले में सुबह 9 बजे रेप और गला दबाने की घटना का जिक्र है। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि मरीज की बिगड़ती हालत के बारे में घर वालों को बताया गया। सही इलाज के बावजूद मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई। बचाने की पूरी कोशिश की गई, CPR भी दिया गया, लेकिन जान बचाने की सभी कोशिशों के बावजूद मरीज की 29 सितंबर की सुबह 6:55 पर मौत हो गई। पीड़िता का परिवार कह रहा है कि गैंगरेप किया गया। अस्पताल की ब्रीफ हिस्ट्री में रेप का जिक्र है, लेकिन यूपी पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देकर रेप की थ्योरी खारिज कर रही है। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं। लेकिन यूपी पुलिस को मौत से पहले पीड़ित लड़की का बयान भी जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो साफ कह रही है कि उसके साथ रेप किया गया था। कोई भी पीड़ित मरने से पहले झूठ नहीं बोलता। गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन इंसाफ के लिए निर्भया ने मरने से पहले अपने साथ हुए खौफनाक जुर्म की आप बीती सुनाई थी। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। हद तो यह है कि निर्भया के शव को 29 सितंबर की आधी रात चुपके से पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया, बिना परिवार को बताए। लेकिन पुलिस का दावा है कि परिवार की सहमति से ऐसा किया गया। हमारे संवाददाता कुमार सोनू खेत के रास्ते उसी शमशान घाट पहुंचे। निर्भया की चिता की राख अब भी यहीं मौजूद है। पगडंडियों से होते हुए इस वक्त हम वहां पहुंचे हैं जहां पर हाथरस की निर्भया को उसका अंतिम संस्कार किया गया। यहां पर आप देखें कि भारी सुरक्षा बल के बीच में जो है हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार किया गया था। दरअसल जैसे ही सफदरजंग से एम्बुलेंस हाथरस की निर्भया को लेकर उसके पैतृक गांव पहुंची तो यहां पर आनन फानन में जो है पुलिस ने, यूपी पुलिस ने 29-30 की रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब यहां पर उसका अंतिम संस्कार किया। संवाददाता आनंद पांडे को जानकारी मिली कि पुलिस की SIT ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनका बयान लिया, बाकी के चश्मदीदों और गांव के दूसरे लोगों से भी बात की है। SIT टीम में अंडर सेक्रेटरी होम भगवान स्वरूप, ADG चंद्र प्रकाश और PSC कमांडर पूनम शामिल हैं। हाथरस मामले की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय SIT की टीम रेप पीड़िता के गांव पहुंची है और अभी SIT की जो टीम है वो रेप पीड़िता की मां, उसके पिता, उसके भाई, उसकी बहनों के साथ साथ गांव वालों के बयान दर्ज कर रही है। SIT की टीम ये जानना चाहती है कि 14 सितंबर को जिस दिन ये घटना हुई तब से लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन का रवैया क्या रहा। क्या FIR लिखने में, जांच करने में पुलिस की तरफ से कोई हीला हवाली की गई, कोई देरी की गई? क्या लड़की के इलाज में कोई देरी की गई और मेडिकल कराने में क्या कोई देरी की गई? इन सब मामलों को लेकर SIT की जो टीम है वो रेप पीड़िता के परिवार और गांव वालों के बयान दर्ज कर रही है। हमारे रिपोर्टर्स ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि कैसे निर्भया की मौत सिर्फ एक बार नहीं हुई, बल्कि वो मिनट मिनट, टुकड़े टुकड़े मरती रही।
14 सितंबर को सुबह करीब 9 बजे निर्भया से दरिंदगी हुई। निर्भया को परिवार वाले बाइक पर थाने तक ले गए। उसी दिन उसे हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल से निर्भया को एएमयू रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ के अस्पताल से 28 सितंबर को निर्भया को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। 29 सितंबर को निर्भया ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, निर्भया की गर्दन रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, लेकिन वो थाने के बाहर आधे घंटे तक चबूतरे पर पड़ी रही। उसको काफी चोटें आई हुई थी, हड्डी उसकी टूटी हुई थी और जो चोटें थी वो उसकी बहुत गंभीर थी। तो सबसे पहले जब मोटरसाइकिल जो है उसके भाई ने रोकी तो यहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल रोकी और यहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई थी जिस पर पीड़िता को बिठाया गया। लेकिन पीड़िता बैठने पर भी जो है उसे काफी दर्द हो रहा था क्योंकि चोटें उसे बेहद गंभीर आई हुई थी। तो वो यहाँ पर लेट गई और उसके बाद जो चंपा कोतवाली में तैनात पुलिस वाले थे वो यहाँ पर आते हैं और पीड़िता से बात करते हैं और उसके साथ हुई वारदात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हेड कांस्टेबल महेश पाल सिंह उनकी कंप्लेंट को लिखते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पीड़िता की स्थिति काफी खराब है तो 15 मिनट बाद ही उसे जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है इलाज के लिए। निर्भया को जिला अस्पताल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भेज दिया गया, जहां और भी बड़ी लापरवाही की गई। उसकी हालत नाजुक थी, लेकिन उसे दिल्ली भेजने में 13 दिन लग गए। 22 सितंबर को जब पीड़िता को थोड़ा होश आया तो पुलिस ने आकर पीड़िता का बयान दर्ज किया। पीड़िता ने अपने बयान में उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होने की बात कही, लेकिन उसके बाद जब पीड़िता की हालत और खराब होने लगी तो 23 सितंबर को पीड़िता को इसी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां पर पहले इमरजेंसी में लाया गया, उसी में ट्रॉमा सेंटर है और उसी में पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां पर पीड़िता कुछ दिन तक भर्ती रही और यहीं पर उसका जो मुख्य तौर पर इलाज है वो शुरू हुआ। इसी ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में उसे रखा गया और उसके बाद पीड़िता की हालत लगातार खराब होती गई, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और उसके बाद ही पीड़िता की हालत जब और ज्यादा खराब होने लगी तो उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। आनंद पांडे और कुमार सोनू ने हाथरस में लगातार पीड़ित के घर पहुंचने की कोशिश की, परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया। पीड़िता के गांव को क्वार्टन ऑफ करना कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहला सवाल, गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी में 5 दिन क्यों लगे? हाथरस और अलीगढ़ में सही इलाज क्यों नहीं हुआ? हालत गंभीर थी, फिर भी 13 दिन बाद दिल्ली रेफर क्यों? मौत के बाद परिवार को क्यों नहीं सौंपा गया शव? परिवार की गैर मौजूदगी में पुलिस ने अंतिम संस्कार क्यों किया? अब मीडिया से परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया गया? निर्भया से दरिंदगी करने के आरोपी संदीप, लवकुश, रामू और रवि गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी पुलिस के एसआईटी की टीम जांच में जुटी है, लेकिन जो रवैया हाथरस की पुलिस और प्रशासन का है उससे साफ है कि पुलिस हाथरस कांड की लीपापोती की कोशिश में है। हमारे रिपोर्टर्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हाथरस जैसी दूसरी वारदातों की भी आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। 24 घंटे की मेहनत के बाद तैयार इस रिपोर्ट में जो हकीकत आप देखेंगे वो रूह को कंपा देने वाली है। बेटियां सरेआम अगवा हो रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इसमें 22 साल की एक बेटी भी है और 6 साल की बच्ची भी। इस रिपोर्ट के हिस्से में देखिए यूपी के 4 दूसरे शहरों की वारदातें। बस शहर बदले हैं, लेकिन बेटियों से दरिंदगी का आलम वही का वही है। चिता जल गई, बेटी सुपुर्दे खाक हो गई, लेकिन उसकी चीखें अब भी सुनाई दे रही हैं। इस रोती बिलखती मां की पुकार में, इंसाफ के लिए फरियाद में, मौत से पहले वो बेटी अपने साथ हुई दरिंदगी बता गई। वो कहानी अब भी दहला जाती है। कैसे उसे सरेराह अगवा किया गया और अनजान से कमरे में गैंगरेप के बाद रिक्शे पर बिठाकर भेज दिया गया। इतने में हमारे लड़की को एक रिक्शा वाला लेके आया। नीचे जहाँ सीट पैर रखते हैं वहीं पे उसको पागल के तरह हो गई थी एकदम। हाँ, एकदम पैर वैर में कोई ताकत नहीं था उसका, जैसे लगा टूटा हुआ सब लुंज है एकदम पैर कमर।
तब हम गए देखे, फिर उसके पापा देखे, फिर उठाने लगे, फिर उसके कोई ताकत ही नहीं था। फिर उसके पापा बेहोश थी वो? बेहोश नहीं थी, ताकती थी, बैठी, हाँ बेसुध थी। वो आपको देख रही थी, पहचान रही थी? हाँ। उस बेटी के साथ जो हुआ वो पूरा दर्द बयान चिता की आग ठंडी होने के बाद सरगर्म है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट की है। डॉक्टर है, उनका दवाखाना। परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है। साहिल और शाहिद नाम के 2 शख्स हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन परिवार का कहना है कि पुलिस को पता लगाना चाहिए कि इस अपराध में सिर्फ 2 ही लोग शामिल थे या कहीं ज्यादा, जैसा कि बच्ची ने अपनी मां को बताया था कि 5 से 6 लोगों ने गाड़ी में उसका अपहरण किया। ये वही बाजार और गलियां हैं जिससे बेटी रोज आया जाया करती थी। बीकॉम की पढ़ाई करने के साथ एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी करती थी। घटना के दिन वो बीकॉम सेकंड ईयर में दाखिला लेने गई थी, लेकिन आरोपों के मुताबिक शाहिद और साहिल नाम के 2 लोगों ने उसे अगवा कर लिया और अपनी परचून की दुकान में ले गए। परचून की दुकान जहां बेटी के साथ दरिंदगी हुई। साहिल और शाहिद नाम के जो 2 शख्स गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक शख्स साहिल की परचून की दुकान है। इसी के पीछे जाकर कमरे हैं जहां युवती थी। यहीं से अगर आप 100 मीटर आगे चलेंगे तो आपको जियाउर रहमान जो डॉक्टर हैं उनका दवाखाना है, और वहीं पर पहुंचे थे साहिल और शाहिद डॉक्टर को बुलाने के लिए। जब डॉक्टर यहां पहुंचे तो यहाँ एक अंदर कमरा है जिसमें एक युवती ऐसी स्थिति में थी जिसमें डॉक्टर को शक हुआ, जियाउर रहमान को शक हुआ, और जियाउर रहमान का बयान ये है कि उन्होंने इलाज करने से इनकार कर दिया और वो वापस चले गए। केस में गिरफ्तार 2 आरोपियों के साथ जियाउर रहमान नाम के एक डॉक्टर से भी पूछताछ चल रही है। इसी पूछताछ में साहिल और शाहिद नाम के 2 आरोपियों का पता चला। डॉक्टर के मुताबिक ये दोनों चाचा भतीजा हैं। उसने जब लड़की को 2 लड़कों के साथ अकेले कमरे में देखा तो इलाज करने से मना कर दिया, लेकिन बयान यकीन से परे है, क्योंकि बेटी जब अपने घर लौटी तो उसके हाथ में कैनूला लगा था, और जो रिक्शे वाला बेटी को घर ले गया उसने भी डॉक्टर रिजवान के क्लिनिक के बाहर से उसे रिक्शे में बिठाया था। जब रिक्शे वाला लेके आया यहाँ पे हम लोग उतारे तो हम रिक्शे वाले से पूछे कि भैया कहाँ मिली, तो एक अनीस के दामाद लगते हैं जो डॉक्टर हैं अंदर मार्केट में, वो कही भैया वहीं पड़ी हुई थी, वहीं वो थी, और ये हमें इतना कही कि हम इनके घर रहते हैं, हमें पहुँचा दो। तो भैया हम पहचानते थे। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ से उसको लेके आया था रिक्शा वाला? हाँ, वहीं उसके सामने माने डॉक्टर के वहीं पड़ी थी, वहीं से उठा के लाया। रिक्शा वाला हमें इतना बताया। थलेगी वोगी सब भीगी हुई थी, जूती पहन के गई थी, पैर में जूती भी नहीं थी, मोजा भी नहीं, मोजा था उस पन्नी था, उसी में मोजा रखा हुआ था। तब ये बताई कि मम्मी, हल्के हल्के आवाज में थोड़ा थोड़ा बोली कि मम्मी हम एडमिशन करा के रोड पे आए, फिर उधर से एक गाड़ी आई, फिर हमें हाथ दिया, फिर हम रुक गई वहाँ पे, फिर हमको घसीट के वो बैठा लिए, फिर हमारे हाथ में सुई लगा दिए, फिर उसके बाद में हमारे होश ही नहीं था। फिलहाल ये क्लिनिक बंद है और डॉक्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है। सवाल ये है कि आखिर बच्ची किन हालात में बेहोश हुई, और जब डॉक्टर को जब बुलाने आए, अगर इस डॉक्टर ने मना कर दिया तो फिर लड़की के हाथ में कैनोला किस डॉक्टर ने लगाया, क्योंकि लड़की जब अपने घर पहुंची तो उसके हाथ पर ग्लूकोज चढ़ाने के लिए लगाई जाने वाली सुई लगी हुई थी और लड़की बेसुध हालत में थी। इसके अंदर जो डॉक्टर के ऊपर बताया है, उन्होंने तहरीर में दिया है कि इस डॉक्टर से इलाज हुआ, तो उन डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। उसके साथ ही क्या उन्होंने इलाज किया, इसके बारे में भी हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं कि इस इलाज किस चीज़ के लिए उन्होंने किया था। बेटी के मौत के 36 घंटे बाद उसका दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में कई बात अब भी अनसुलझी है। आखिर लड़की को इंजेक्शन किसने लगाया और इस पूरी वारदात में कितने लोग शामिल थे? धरती जैसे अपने ही कदमों के ऊपर बोझ हो चुकी है बुलंदशहर की इस बेटी के लिए। हर कदम और हर सवाल से जिंदा हो उठती है वो दरिंदगी जो इस बेटी के साथ अपने ही पड़ोस के, अपने ही मजहब के उस हैवान ने की। बुलंदशहर की बेटी से दरिंदगी, आरोपी रिजवान है पड़ोसी।
24 घंटे की फरारी के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है बुलंदशहर की बेटी से दरिंदगी का आरोपी रिजवान। इन 24 घंटों में बहुत हथकंडे अपनाए, लड़की की जुबान बंद हो जाए, परिवार वाले कोई शिकायत नहीं करें। पीड़िता से रेप के बाद गांव में पंचायत तक बुला ली दबंग आरोपी के परिवार वालों ने। वो घटना उसी के पड़ोसी द्वारा, जो उसी की समुदाय का है, जाति का है, की गई थी। लेकिन परिवार वाले 30 तारीख को शाम को 4 बजे तक आपस में पंचायत करते रहे। शाम को 4:26 पर पुलिस को पहली सूचना इस घटना के संबंध में कहीं से प्राप्त हुई। तत्काल क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कपूर मौके पर पहुंचे, जानकारी किया, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भिजवाया, अभियोग दर्ज किया गया। रात में लगभग 1 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाज और दबंग आरोपी परिवार की परवाह छोड़ इस बेटी ने हौसला किया। वो चुप नहीं बैठेगी, दरिंदगी की पूरी दास्तान पुलिस को बताएगी। बुलंदशहर की बेटी का बयान, नशीला पदार्थ सुंघाकर उठा ले गया, सुनसान में ले जाकर रेप किया, होश आया तो बोला जुबान बंद रखना वरना तेजाब डालकर जला दूंगा। पहले उसने लाइट बंद कर दी, ऊपर से खंभे पे जल गई। फिर क्या हुआ, क्या करा उसने? उसने मुंह पर रुमाल लगाया, नशे में बेहोशी हालत में उठा के ले गए मुझे, घर से बाहर निकाल के गेट खोल के। फिर मतलब बाहर कैंटर खड़ा था, मतलब खेत में। उसके बाद में वो कैंटर की साइड में उसने मेरे साथ पूरा काम भी कर लिया। तो जान से मारने भी धमकी दी थी? हाँ, मुझे धमकी भी दी उसने। और जब मैं चीख निकली ना तो उसने मेरे मुंह में कपड़ा भी पूछा, उसने धमकी भी मारी। क्या धमकी दी? बोल रहा था कि तेजाब डाल के तेरे मुंह पे जला दूंगा। ये पूरा बयान सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। दिखने में आम कदकाठी वाला ये शख्स अपनी ही पड़ोसी, अपने ही मजहब की बेटी के साथ ऐसी हैवानियत कर डाली। अगर बुलंदशहर की बेटी इसकी धमकियों से चुप हो जाती, डर जाती, तो ये घिनौना सच उसके दर्द की तरह ही खामोश हो जाता। बुलंदशहर की तरह बोली बागपत की नाबालिग बेटी। रेप के बाद ब्लैकमेल करने वाला आरोपी अरेस्ट। बुलंदशहर और बागपत की बेटियों से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है आजमगढ़ के इस मासूम के साथ हुई दरिंदगी। 6 साल की बच्ची के साथ जो हुआ उसका ब्यौरा इतना भयावह है कि लिखने बोलने में भी रूह कांप जाती है। ये मासूम वाराणसी के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में महिलाओं से अपराध में अचानक तेजी आ गई। कांग्रेस के शासन वाले राजस्थान में पिछले 2 साल में बलात्कार की घटनाएं 82% बढ़ गई। यूपी में महिलाओं से हो रहे अपराध के खिलाफ सड़क पर उतरे राहुल गांधी और प्रियंका को हमारी ये रिपोर्ट भी देखनी चाहिए। खुद राजस्थान सरकार के डेटा बताते हैं कि राज्य में नाबालिग से सेक्सुअल क्राइम 22% बढ़ गया है। यानी यूपी हो या राजस्थान, महिलाओं से हो रहे अपराधों के मामले में कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं दिखता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फला क्रिया। मतलब जहां स्त्री का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताओं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान समाज और परिवार से देवता खुश रहते हैं। जहां ऐसा नहीं होता और उनके प्रति तिरस्कार भरा व्यवहार किया जाता है, वहां देवों की कृपा नहीं होती, वहां किए गए कार्य सफल नहीं होते। मनुस्मृति का यह श्लोक हिंदुस्तान की सनातन परंपरा में नारी के सम्मान की अहमियत दर्शाने वाला है। यानी सनातन परंपरा के संवाहक इसी देश में एक दिन में बलात्कार के 91 मामले दर्ज किए जाते हैं। यानी हिंदुस्तान में हर घंटे रेप की औसतन 4 घटनाएं होती हैं। अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के ये आंकड़े 138 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान का सिर शर्म से नहीं झुकाते, तो फिर हमें सुपर पावर बनने का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। हमें बंद कर देना चाहिए यह कहना कि यहां स्त्री को देवी की तरह पूजा जाता है और लोकतांत्रिक भारत में महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल है। हैदराबाद से लेकर हाथरस तक बलात्कार की घटनाओं पर मचने वाले हाहाकार ने हालात में कोई बदलाव नहीं किया। सरकारें बदली, हुक्काम बदले, पार्टियां बदली, कानून बदले, मगर नहीं बदला तो महिलाओं से होने वाले अपराधों का आंकड़ा।
योगी आदित्यनाथ के शासन वाला उत्तर प्रदेश हो या अशोक गहलोत के राज वाला राजस्थान, राजनीतिक बयानों के पीछे जाकर देखिए, असली ठोस और स्याह आंकड़े वाली पॉलिटिक्स की पर्देदारी का पर्दाफाश कर देते हैं। बयानों की बाजीगरी के पीछे छुपी हकीकत को बेनकाब कर देते हैं। सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाले हिंदुस्तान में 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,22,929 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 4,05,861 तक पहुंच गए। महिलाओं को भय से आजादी देने, बलात्कारियों को ठोक देने, अपराधियों को सख्त सजा देने के तमाम सियासी दावे तब हवा हो जाते हैं जब हमारे सामने ये आंकड़े आते हैं। 2015-16 के नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक 15 से 49 साल की उम्र की हर तीसरी महिला को किसी न किसी तरह की शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है। कठुआ, उन्नाव, सूरत, बारा, बुलंदशहर, हाथरस, हैदराबाद, बलरामपुर, ठिकानों के नाम बदल जाते हैं मगर स्टोरी वही रहती है। रेप, महिलाओं और बच्चियों से हैवानियत की हर घटना के बाद गुस्से का गुबार उठता है, राजनीति के बयान आते हैं, पीड़ित और आरोपी के नाम, जात, धर्म, समुदाय और पार्टी एफिलिएशन के हवाले से केस का चीरहरण होता है और हिंदुस्तान हैवानियत की अगली घटना के इंतजार में आगे बढ़ जाता है, मगर जमीनी हालात जस के तस रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है कि इंडिया में हर 15 मिनट में रेप का एक केस दर्ज होता है, मगर कन्विक्शन रेट केवल 27% है, यानी बलात्कार के 100 मामलों में से 73% केस में आरोपी छूट जाते हैं। ये एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है कि बलात्कार के 3/4 मुजरिमों को हम सजा तक नहीं दिला पाते। ये नाकामी हमारी जुडिशियल सिस्टम की है, ये हमारी कानून व्यवस्था का फेलियर है और ये असफलता हमारी सियासत की, हमारे समाज की है। इस देश में कई दशकों से एक खास राजनीतिक संस्कृति चली आ रही है। महिलाओं से जुर्म होता है और उसके बाद सरकार में बैठे एक दल एक अल्टरनेटिव नैरेटिव सेट करने लगते हैं। वहीं विपक्ष में बैठे नेता इंसाफ की जंग लड़ने के नाम पर एक नए राजनीतिक ड्रामे के किरदार बनकर मैदान में उतरते हैं। मैं अकेला शांति से खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। अभी 188 में आपको चाहिए 188। ये विपक्ष है जिसकी पॉलिटिक्स देख पर लगी है और वहीं सत्ता में बैठी पार्टी अपने ऊपर आंच आने पर नैरेटिव का रुख दूसरी ओर मोड़ देती है। जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। वहां पर मैं तुलना नहीं करता कि कभी, क्योंकि ये जो भी है, जहां भी हो, वो जघन अपराध होता है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर 2 बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई है, घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। इस राजनीतिक ड्रामेबाजी से महिलाओं से होने वाले अपराध के एनसीआरबी की असली आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए आप बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को राजनीतिक खेमेबाजी में बांट कर ना देखिए, राज्यों में डिवाइड करके ना समझें और जात, धर्म, समुदाय के चश्मे से भी देखने की कोशिश ना करें। जरूरत है ऐसी घटनाओं की तह तक पहुंचने की, ग्राउंड से सच्चे फैक्ट जुटाने की, ताकि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं, शुद्ध स्टोरी मिले। और इसीलिए जिस समय राहुल गांधी और प्रियंका दिल्ली से हाथरस की ओर पैदल मार्च कर रहे थे, वहां से लगभग 650 किलोमीटर दूर स्थित बारा में हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ग्राउंड पर मौजूद थे। राजस्थान के बारा जिले का ये वो इलाका है जहां 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार का मामला सामने आया है। पहले इस स्टोरी को ब्रीफ में समझ लीजिए। 18 सितंबर को 13 और 15 वर्ष की 2 लड़कियां घर से लापता हो गईं।
20 सितंबर को इनकी फोटो फेसबुक में देखकर पता चला कि दोनों लड़कियां कोटा में हैं। 21 सितंबर को दोनों आरोपी लड़कों को कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग लड़कियों को भी बयान लेने के लिए सखी केंद्र में रखा गया, जहां से 4 दिनों बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने पर फिर पुलिस द्वारा घर वापस लाने की कहानी में ट्विस्ट इसके बाद आया, जब लड़कियों के पिता ने यह कहना शुरू कर दिया कि उनकी बेटियों से रेप हुआ। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य बारा पहुंचे और पीड़ितों के पिता से बात की। कितने लोगों ने बच्चों के साथ गलत काम किया है, क्या बताया आपसे? आपकी बात हुई होंगी, कितने लोगों ने बच्चों ने तो बोला मेरे साथ तो 4-5 लड़के थे, वही साथ दे रहे थे हमारा। सबने गलत काम किया बच्चों के साथ? सबने गलत काम किया और बच्चों को डराया धमकाया, तेरे माँ बाप को मार देंगे, ये बोला बच्चों ने। सही बयान दे देना तो तेरे माँ बाप को मार देंगे, तेरे भाई को तेरी माई को मार देंगे, ये बोला था लड़कों ने मुझसे। पुलिस के सामने दिए गए बयान में लड़कियों ने बलात्कार होने की बात नहीं बताई थी और इसी का हवाला सूबे के सीएम अशोक गहलोत ने दिया। जब हमने इस मामले पर पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो बारा एसपी डॉक्टर रवि ने कहा कि हमने तो पहले ही मजिस्ट्रेट के सामने इनके बयान दर्ज कराए थे, लेकिन इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दुष्कर्म होने की बात नहीं कबूली थी। पीड़िता का मेडिकल भी कराया था और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद इनको घर भेज दिया, लेकिन घर जाने के बाद इन्होंने दुष्कर्म होने का इल्ज़ाम लगाया। वहाँ पर इन बच्चियों ने अपने बयानों में ये बात बताई कि क्योंकि इनके पापा इनको घुमाने नहीं ले जाते थे, इस कारण से ये घूमने चले गए थे कोटा में और इनके साथ इनको कोई बहला फुसला के नहीं लेके गया और इनके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। इस तरह के बयान इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताए हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने बाकायदा उसको रिटन में करके और उसको क्या कहते हैं अपनी स्टैंप और मोहर के साथ हमको प्रोवाइड किए गए हैं। इनकी जो हमने मेडिकल कराया उससे भी पुष्टि होती है कि किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, तो उस आधार पर अभी हमारी जांच कंटिन्यू कर रही है। तो जो आरोप शक के आधार पर पिताजी ने लगाए थे वो एक प्रकार से निराधार साबित हुए, लेकिन फिर भी हमने अभी इसको अनुसंधान को क्लोज नहीं किया है। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि आरोपी लड़के उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। वो उन्हें पहले जयपुर फिर कोटा लेकर गए। शुरू में 2 ही लड़के पीड़ितों को अपने साथ लेकर गए थे, बाद में इन लड़कों के दोस्त भी साथ आ गए। उन्हें कोटा के एक होटल में ठहराया गया था और आरोपी लड़के उन लड़कियों को दबा देकर बेहोश कर देते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता चला कि कितने लोगों ने बलात्कार किया। लड़कियों को मुंह बंद रखने की चेतावनी भी दी गई थी, वरना लड़कियों और उनके माँ बाप को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले की सच्चाई जानने के लिए जब हमने दोनों पीड़ित बच्चियों से बात की तो उन्होंने दोहराया कि अपने साथ ले जाने वाले लड़कों ने उन्हें चुप रहने की चेतावनी दी थी। यानी इस मामले में पुलिस और परिवार के दावों में काफी फर्क है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटियों को अगवा करके ले जाया गया था, वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से लड़कों के साथ घूमने गई थी। परिवार का कहना है कि उनकी बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन पुलिस का दावा है कि बच्चियों ने अपने बयान में रेप की बात नहीं बताई थी। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि उनके साथ 4-5 लोगों ने रेप किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में इस दावे की तस्दीक नहीं हुई। पीड़ित लड़कियों के परिवार का कहना है कि लड़कों के परिवार दबंग हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि लड़कियों ने जब अपने बयान में नहीं बताया कि उनके साथ रेप हुआ तो आरोपियों को घर जाने दिया गया। पीड़िता और उसके पिता के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने रेप केस दर्ज कर लिया है। जिले के कप्तान का ये कहना है कि जब मेडिकल कराया तब रेप तस्दीक नहीं हुई थी, जो लड़कियां हैं वो अपनी मर्जी से घूमने गई थी। हालांकि अगर इन लड़कियों की उम्र देखें और ये अपनी मर्जी से अगर घूमने भी गई थी तो ये मामला रेप का ही बनता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी भी जाँच बंद नहीं की है। अभी जो प्रथम दृष्टया हमको जो 164 के बयान प्लस लड़कियों के जो बयान है प्लस जो CWC जो सखी केंद्र में जो इन्होंने बयान दिए थे उन सब का विश्लेषण करके कानूनी राय ली जा रही है। और क्योंकि 164 CRPC के बयान सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं और क्योंकि लड़कियों ने भी किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम होने से इनकार किया है, साथ ही जिस बात की पुष्टि इनकी जो हमने मेडिकल कराया उससे भी पुष्टि होती है कि किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। तो अब बने रहे हमारे साथ। अब से थोड़ी देर बाद किसानों के मुद्दे पर चंडीगढ़ में घमासान पर बड़ी खबर।